वेलकम बैक एनी फैन, स्वागत है आप सभी का ब्लीच के एक और नए फारू वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाके देख लो। अगर आप लोग पिछले पार्ट को नहीं देखोगे तो ये पार्ट आप सभी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी खतरनाक तरीके से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं अभी सब्सक्राइबर का भिखारी हूँ। तो प्लीज इस भिखारी को थोड़ा अमीर वाला भिखारी बना दीजिए। तो बाय द वे चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अब इचिगो अपने घर के बिल्कुल सामने था, जिसे यहाँ पर इचिन ने देख लिया है। पर इससे पहले कि इचिन इचिगो को अपने घर के अंदर बुलाता, इचिगो पहले ही यहाँ से निकल गया था। ये लड़का तो बड़ा बदमाश निकला, 2 सेकंड भी अपने घर में नहीं रुक सकता क्या ये। इचिगो अब भाग के उनागिया के घर पर आ गया था, जहाँ पर उनागिया उसे नहाने के लिए देती है और ताज़ा खाना खाने के लिए देती है। उनागिया भी अचानक से इचिगो को उसके घर में देकर उससे पूछती है कि इचिगो क्या हुआ, तुम्हारे बाप ने तुम्हें घर से भगा दिया क्या। पर इचिगो उनागिया का जवाब ना देके यहाँ से जाने को सोचता है, लेकिन तभी उनागिया ने उसे रोक लिया था, क्योंकि चाहे उनागिया की बिहेवियर जैसा भी हो, वो इचिगो को अपने छोटे भाई की तरह मानती है। तो इसीलिए उनागिया जानना चाहती है कि आखिर इचिगो के साथ हुआ क्या है, क्योंकि इचिगो के फेस पर ये साफ दिख रहा था कि वो किसी परेशानी में है। ये सुनकर इचिगो उनागिया को कुछ बता नहीं वाला था कि तभी उनागिया के घर के डोरबेल को कोई बजाता है, जिसे देखने के लिए उनागिया चली गई थी कि आखिर इतनी रात को कौन है। पर तभी उनागिया के जाते ही इचिन अपने सोल रीपर फॉर्म में इचिगो के सामने आ गया था, और इचिन को अचानक से इस रूप में यहाँ पर देखकर मानो जैसे इचिगो घबरा सा गया था। पर उनागिया को इन सब के बारे में पता चलने से पहले ही इचिगो उसे बाय के यहाँ से चला जाता है। उनागिया उसे जाता हुआ देख उसे रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन इचिगो नहीं रुकता। अब तक इचिन भी यहाँ से चला गया था, पर तभी उनागिया की नजर इचिगो के सोल रीपर बैच पर जाती है, जिसे वो यहाँ पर भूल गया। वो इस बैच को लेकर तुरंत इचिगो को देने के लिए जाती तो है, पर इचिगो अब तक यहाँ से निकल चुका था। उनागिया ने जाते समय इचिगो के फेस पर भी नोटिस किया था, जो कि काफी उदास और परेशान लग रहा था। वो समझ चुकी थी कि जरूर इचिगो किसी बड़ी परेशानी में है, जिसके बारे में इचिगो उसे बताना नहीं चाहता। इसीलिए उनागिया इचिगो के पीछे जाना नहीं चाहती। यहाँ पर हम इचिगो को देखते हैं, जो कि इचिन के सामने खड़ा था। इचिगो अब इचिन को सोल रीपर फॉर्म में देखकर उससे पूछता है कि आखिर वो आज इस रूप में क्यों है, और आखिर वो उनागिया के घर में क्यों गए थे। पर इस पे इचिन कहता है कि इचिगो तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे अंदर और बाहर के हर एक बात को जानता हूँ, सोल सोसाइटी के हाल के बारे में भी और तुम्हारे जान पट्टों के टूटने के बारे में भी, और ये भी कि तुम्हें स्क्वाड 0 ने रिजेक्ट कर दिया है। ये सुनकर इचिगो हैरान हो गया था कि आखिर इचिन को ये सब बात कैसे पता चला। सोल सोसाइटी के हाल और उसके टूटे हुए जान पट्टों के बारे में पता चला, ये बात तो ठीक है, पर इचिन को ये बात कैसे पता चला कि उसे स्क्वाड 0 ने रिजेक्ट कर दिया है। और तभी इचिन इचिगो से सीरियस होके कहता है कि इचिगो मैंने तुमसे एक बार हमेशा छिपा के रखा, पर आज ये बात बताने का सही समय आ चुका है। ध्यान से सुनो इचिगो, तुम एक सोल रीपर नहीं हो, लेकिन तुम कोई मामूली इंसान भी नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक अलग ताकत है, और तुम्हारे ऐसा होने का रीजन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ है, क्योंकि तुम्हारी माँ एक क्वींसी थी। इचिन के मुंह से ये बात सुनकर इचिगो के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि लिटरली ये बात अनएक्सपेक्टेड थी। और तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इचिगो का फादर इचिन कुरोसाकी जमीन पर घायल हालत में पड़ा हुआ था अपने सोल रीपर फॉर्म में। तभी उसके पास एक लेडी आती है जिसने इचिन को बचाया था, और यही थी इचिगो की माँ मासाकी कुरोसाकी, एक क्वींसी। और हमें यहाँ पर और एक बात भी पता चलती है कि इचिगो का सरनेम कुरोसाकी उसकी माँ यानी मासाकी कुरोसाकी से आई है, क्योंकि मासाकी का फुल नाम मासाकी कुरोसाकी है। और अगर ऐसा है तो इचिन का सरनेम जरूर अलग होगा, क्योंकि एक सोल रीपर का एक क्वींसी जैसा तो सरनेम कभी नहीं हो सकता। देखो गाइस, एक्सप्लेनर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं हर एक एनिमे के हर एक छोटी छोटी डिटेल को भी एक्सप्लेन करके समझाऊं। ये जो मैंने सरनेम का पॉइंट आप सभी के सामने रखा, शायद ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स कोई एक्सप्लेनर ऐसे वीडियो में बताता होगा, पर आपका एनी एक्सप्लेन भाई ये सब डिटेल्स बताता है, ताकि आप सभी एनिमे का पूरा मजा उठा पाए। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। खैर, अब हमें सोल सोसाइटी के और एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पर सीन सीधे स्क्वाड 10 के बैरक्स पर शिफ्ट हुई थी, और उस टाइम स्क्वाड 10 की लेफ्टिनेंट रांगेकू थी, जो कि अभी है। पर उस टाइम स्क्वाड 10 का कैप्टन इचिन कुरोसाकी था, जो कि बहुत यंग है। और अब हमें यहाँ पर और एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के बारे में भी पता चलता है। असलियत में इचिन का फुल नाम है इचिन सीबा। अगर आप सभी सच्चे ब्लिच फैन हो तो सीबा सरनेम को सुनकर ही आप सभी को पता चल गया होगा कि इचिन किस फैमिली से बिलोंग करता है। चलो, आप सभी को याद नहीं तो मैं बता देता हूँ। असलियत में इचिन कोकाकू शिबा की फैमिली से बिलोंग करता है। वो कोकाकू जो हर बार कैनॉन का इस्तेमाल करके सोल सोसाइटी की मदद करती है। तो अब मेरे 999 IQ और सूत्रों के हिसाब से कोकाकू शिबा इचिन के सिस्टर है, और गांजू शिबा इचिन का ब्रदर। देखो गाइस, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये सब पॉइंट्स कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा जैसा मैं बताता हूँ, पर इन सब के बाद भी मेरा सपोर्ट इतना कम है। खैर, उस टाइम रांगेकू के साथ स्क्वाड 10 का लेफ्टिनेंट तोशिरो भी था, जो कि प्रेजेंट टाइम में स्क्वाड 10 का कैप्टन है। इचिन एक कैप्टन होने के नाते भी इन दोनों से बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर करता था, क्योंकि उसका दिल एक तितली के पर जैसा नर्म है, और उसने तो स्क्वाड 10 का अगला कैप्टन भी तोशिरो को चुन के रखा था, क्योंकि उसके पास एक कैप्टन बनने की हर एक काबिलियत है। रांगेकू से छोटा होने के बाद भी वो
हर एक काम को सीरियसली लेता है, और तो और वो इस एज में ही अपने बांखाई को हासिल करने के लगभग करीब ही है। इस बात से रांगी को तोशिरो से बहुत चिड़ी हुई होती है, क्योंकि उसके हिसाब से तो स्क्वाड 10 का अगला कैप्टन उसे बनना चाहिए, ना कि चोटकू तोशिरो को। ये तीनों ही ऐसे मौज मस्ती कर रहे थे, पर तभी तोशिरो के पास एक रिपोर्ट आती है। जिस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि नारुकी नाम के सिटी में लगातार सोल रीपर्स के साथ एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। ये सब कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका कोई पता नहीं, पर अभी फिलहाल रिसेंट में ही 2 सोल रीपर को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया, जिसकी जांच करने के लिए स्क्वाड 10 को ऑर्डर मिला है। एचिन भी इस रिपोर्ट को देखकर बहुत ही डीपली सोच के वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाने के लिए रेडी होता है, पर वो अपने साथ रांगे को और तोशिरो को ले जाना नहीं चाहता, इसीलिए वो उन दोनों को कुछ दिनों के लिए स्क्वाड 10 की ड्यूटी देके यहाँ से चला जाता है। पर इसके बाद भी रांगे को इचिन के पीछे जाने के लिए सोचती है, लेकिन तोशिरो उसे रोक लेता है, क्योंकि तोशिरो जानता है कि एचिन ने उन दोनों को अपने साथ यूं ही लेके नहीं गया। एचिन समझ चुका था कि जरूर इस टाउन में बहुत बड़ा खतरा है, अगर एचिन उन दोनों को अपने साथ लेके जाएगा तो उस लड़ाई में ये दोनों सिर्फ परेशानी ही खड़ी करेंगे। रांगे को भी ये सुनकर शांत हो गई थी। और अब हमें इस तरफ मास्टरमाइंड आइजेन के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट रूम को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर आइजेन के साथ गिन और टोशिन भी थे। ये दोनों इस सीक्रेट रूम में होलोस के हार्ट पर रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि उन्हें होलोस के हार्ट का इस्तेमाल करके एक ऐसे होलो को बनाना है जो कि किसी को भी अपना टारगेट चुन के उसे होलो बना सकता है। पर वो हर बार इस पे नाकाम हो रहे थे, और इसी पॉइंट पे आइजेन के दिमाग पर होलोफिकेशन की खिचड़ी पकती है। आइजेन ने सारा प्लान तैयार करके रखा है, बस उसे चाहिए सही मौका इस मिशन को अंजाम देने के लिए। यहाँ पर हम इचिन को देखते हैं, जो कि नारुकी सिटी पर पहुंच गया था, और यहाँ पर पहले से ही 2 सोल रीपर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जो कि पहले से ही बहुत घबराए हुए हैं। और यहाँ पर एक कैप्टन को देखकर इनकी खुशी के ठिकाने नहीं रहता, और अब से नारुकी टाउन के बगल के ही काराकुरा टाउन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम इचिदा रेसिडेंस में मसाकी को देखते हैं, जो कि रियुगेन की माँ यानी इचिदा के दादी के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। रियुगेन के फैमिली ने मसाकी को अपने घर में ही रखा है, क्योंकि वो एक क्विंसी है। अब रियुगेन की माँ यानी इजुमी बहुत सीरियस होकर मसाकी से पूछती है कि मसाकी, क्या तुमने सेरेन को कंप्लीट कर लिया? पर इस पे मसाकी हिचकिचा के कहती है कि वो अभी तक सेरेन को कंप्लीट नहीं कर पाई है, वो बस उससे अभी थोड़ा सा सीख पाई है। मसाकी की ये जवाब सुनकर इजुमी उसके ऊपर भड़क गई थी, क्योंकि मसाकी के लिए सेरेन बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि मसाकी इट्स क्विंसी ब्लड लाइन की आखिरी वारिस है। सिर्फ मसाकी ही एक ऐसा लौता जरिया है जिससे क्विंसी की ब्लड लाइन बढ़ाई जा सकती है, तो मसाकी सेरेन को सीखने के लिए लापरवाही नहीं कर सकती। देखो गाइस, सेरेन क्विंसी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है, अगर क्विंसी के पास सेरेन नहीं होगी तो वो क्विंसी पावर को कभी एक्टिव ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए इजुमे मसाकी के ऊपर काफी भड़की हुई है, क्योंकि उसे तो अभी तक सेरेन को कम्प्लीटली सीख जाना चाहिए था। पर तभी यहाँ पर रियुगेन आके अपनी माँ को शांत करता है, और अपनी माँ की गुस्सेल बिहेवियर के लिए मसाकी से माफी मांगता है। मसाकी भी रियुगेन को बेवकूफ बोल के उसे माफ कर देती है, क्योंकि वो भी बहुत फ्रेंडली बिहेवियर की थी, और ऊपर से तो वो रियुगेन के घर में रह करके ही खा पी रही है, तो 1-2 गाली तो वो सुन ही सकती है। रियुगेन की माँ ने मसाकी को अपने घर में इसलिए रखा है क्योंकि वो एक क्विंसी है, बट इसका रीजन ये है कि रियुगेन की माँ मसाकी को रियुगेन के साथ शादी करवाना चाहती है, क्योंकि मसाकी ही एक ऐसी आखिरी क्विंसी है जिसकी ब्लड लाइन पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ सकती है। पर रियुगेन को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मसाकी उसके साथ शादी करके खुश रह पाएगी, क्योंकि 2 क्विंसीज की जोड़ी खुशी से बनती है, नाराजगी से नहीं। रियुगेन इस बात को लेकर उसकी मेट यानी कातागिरी से भी डिस्कस करता है कि आखिर उसके लिए क्या करना सही होगा, क्या वो शादी के बाद मसाकी को खुश रख पाएगा। कातागिरी भी रियुगेन के भावनाओं को समझ के उसे समझाती है और उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है, पर पता नहीं क्यों मुझे कातागिरी के बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो इमोशनली रियुगेन से अटैच है, मानो जैसे कि वो रियुगेन को अंदर से पसंद करती है। खैर जो भी हो, रियुगेन कातागिरी के बातों को सुनकर खुद को शांत कर लेता है, क्योंकि उसे मसाकी की बहुत चिंता सता रही थी। और हमें यहाँ पर और एक बात भी क्लियर हो गई है कि इचिगो की माँ यानी मसाकी की शादी एचिदा के फादर रियुगेन से होने वाला था, पर आगे कुछ हादसे होने की वजह से उनकी शादी नहीं हुई, जो कि हमें अब पता चलेगी। इस तरफ इचिन नारुकी टाउन में उस होलो को सेंस करने की कोशिश कर रहा था, पर अभी तक उसे कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए वो अपने तगड़े स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगता है, क्योंकि अगर उनका दुश्मन एक होलो हुआ तो उसके स्पिरिचुअल प्रेशर को ट्रैक करके वो यहाँ पर पहुंच ही जाएगा। इचिन के इतने तगड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर ये दोनों सोल रीपर भी सरप्राइज थे, पर तभी अचानक से कोई इन दोनों सोल रीपर्स को मार देता है। इचिन ये देखकर चौंकते हुए तुरंत समझ गया था कि जरूर ये एक होलो ही है, और तभी हम इचिन के पीछे उसी होलो को देखते हैं जो कि एक ब्लैक होलो था, और इसका थोपड़ा आप सभी को मैचिंग लग रहा है। खैर यहाँ पर अचानक से ब्लैक होलो को देखकर इचिन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया था, क्योंकि ब्लैक होलो नॉर्मल होलो से 10x ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ऊपर से इस
होलो का होल भी बंद है, जो कि काफी अजीब था क्योंकि नॉर्मली तो किसी होलो का होल बंद नहीं होता। एचिन ये सब बात सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ये ब्लैक होल उसके ऊपर टूट पड़ता है और यहाँ पर मसाकी भी उस ब्लैक होलो के रिएत्सु को महसूस करके घबरा गई थी क्योंकि उसके रिएत्सु की क्वांटिटी काफी ज्यादा है। इसीलिए मसाकी तुरंत वहाँ पर जाने वाली थी, पर तभी उसे रियुगेन आके रोक लेता है। रियुगेन ने भी इस रिएत्सु को महसूस कर लिया था, इसलिए वो मसाकी को वहाँ जाने देना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ पर जाना मसाकी के लिए बहुत खतरा साबित हो सकता है और ऊपर से ऐसे मामलों को संभालने का काम तो सोल रीपर्स का है। सोल रीपर्स के जाने के बाद ही क्वींसीज वहाँ पर जा सकते हैं, यही उनका रूल है। यहाँ पर इचिन लगातार उस ब्लैक होलो से लड़ रहा था और एक कैप्टन होने के बाद भी उसे क्योंकि उसके हिसाब से रूल और रेगुलेशंस के आगे सिर्फ इंसानियत है। अगर आज उसके रूल और रेगुलेशन की वजह से कोई मर गया जिसे वो बचा सकती थी, तो इस गलती के लिए वो खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। इसीलिए वो रियुगेन के बातों को ठुकरा के अटैक एरिया की तरफ निकल पड़ती है। रियुगेन भी उसे नहीं रोकता क्योंकि वो भी कातागिरी के साथ वहाँ पर जाने वाला है। यहाँ पर इचिन ब्लैक होलो से लड़ ही रहा था और अब जो भी हो वो एक बात पूरी तरीके से समझ गया है कि जरूर इस होलो को किसी ने यहाँ पर भेजा है क्योंकि ये होलो चाहता तो इचिन को अपने सिरों से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि ये होलो किसी को भी अपना टारगेट चुन सकता है। अब इचिन इस होलो को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए अपने एनगेत्सु फायर का इस्तेमाल करके इसे मारने ही वाला था, पर तभी उसके पीठ पर कोई एक बड़ा कट मार देता है जो कि और किसी ने नहीं बल्कि आइजेन ने किया था क्योंकि ये सब उसी का ही प्लान है। इचिन का अंदाजा बिल्कुल सही था कि जरूर इस होलो को किसी ने यहाँ पर भेजा है और अब इचिन इस बात पर भी पक्का हो गया कि जरूर ये धोखेबाज कोई सोल रीपर ही है क्योंकि उसके पीठ पर कट लगाने वाला कोई जान पकड़ो यूजर था। अब इचिन घायल होने के बाद भी अपनी पूरी ताकत से इस होलो के ऊपर अपने फायर से अटैक कर देता है जिससे इस होलो का एक हाथ कट गया था, लेकिन इसके बाद भी ये होलो अपने शिरों का इस्तेमाल करके इचिन को मारने वाला था जिससे इचिन के बचने का कोई भी चांस नहीं है क्योंकि इस होलो ने एक हाथ से इचिन को पकड़ा हुआ था। पर तभी यहाँ पर सही समय पर मसाकी आके इचिन को बचा लेती है। इचिन भी मसाकी को यहाँ देखकर कंफ्यूज था कि आखिर ये कौन है और आखिर उसके पास ये कौन सी पावर है। इन तीनों ने भी मसाकी को यहाँ पर देख लिया था तो सीन तो सीधा जाके मसाकी को मारने को सोचता है क्योंकि उनके प्लान में ये क्वींसी नहीं थी, पर आइजेन तोशिन को ऐसा करने के लिए मना करता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर क्वींसी के आने से उसके प्लान में क्या बदलाव आता है क्योंकि यहाँ पर अचानक से क्वींसी का आना कोई नॉर्मल बात तो बिल्कुल भी नहीं है। मसाकी तुरंत अपने मल्टीपल लाइटनिंग एरो से इस होलो के ऊपर लगातार अटैक करने लगती है, लेकिन ये होलो बहुत ही ज्यादा तेज था। वो इजीली मसाकी के हर एक अटैक से बचते हुए उसके पास बढ़ रहा है। मसाकी भी इस होलो के तेजी को देखकर समझ गई थी कि आखिर अब उसे करना क्या है, इसीलिए वो अपने बो एंड एरो को गायब कर देती है। जिस मौके का फायदा उठा के इस होलो ने तुरंत मसाकी को काट लिया था। ये देखकर इचिन बहुत घबरा जाता है। खुद आइजेन भी मसाकी को ये करता हुआ देख चौंक गया था कि आखिर मसाकी करना क्या चाहती है और तभी मसाकी तुरंत अपने पावर का इस्तेमाल करके इस होलो के भेजे को ही उड़ा देती है। भाई असलियत में यही मसाकी का प्लान था कि ये होलो उसके पास आए ताकि वो इजीली इस होलो के दिमाग को उड़ा सके और मसाकी के इस लेवल के अटैक को देखकर तोशिन और आइजेन शॉक में पड़ गया था क्योंकि उसने एक ही अटैक में ब्लैक होलो को हरा दिया है। पर तभी अचानक से उस ब्लैक होलो का वो होल बलून की तरह फूल गया था जो कि मसाकी को साथ में लेकर ब्लास्ट होने वाला है। और एन मौके पर इचिन ने आके इस ब्लास्ट के आधे डैमेज को खुद के ऊपर ही ले लिया जिससे मसाकी की जान बच गई, पर इस ब्लास्ट को सहने की वजह से इचिन की हालत खराब हो गई थी। मसाकी इचिन की शुक्रिया अदा करती है क्योंकि इचिन ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचा लिया है, पर इचिन इस पे हंसते हुए मसाकी से कहता है कि जान तो तुमने मेरी बचाई है, मैंने तो सिर्फ अपना कर्ज उतारा है। इन दोनों की बातों की तालमेल बहुत अच्छी तरीके से मिल रही थी, तो इसीलिए इचिन मसाकी से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। मसाकी इचिन से अपना नाम बताने के लिए घबरा रही थी क्योंकि वो एक क्वींसी है और आप सभी तो जानते ही हो कि इस नाम मसाकी कुरोसाकी है और वो एक क्वींसी है। क्वींसी शब्द सुनते ही इचिन हैरान और शांत हो गया था। इचिन के फेस के रिएक्शन को देखकर ही मसाकी को अब अफसोस महसूस होता है कि आखिर उसने क्या सोच के एक सोल रीपर के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी। अब तो ये सोल रीपर उसे जान से मार के ही जाएगा, पर होता तो इसका बिल्कुल उल्टा है क्योंकि इचिन तो मसाकी का फैन ही बन जाता है भाई, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी क्वींसी को नहीं देखा और ना ही उनसे बात किया है, तो ये पल उसके लिए काफी मायने रखती है। मसाकी ने इचिन की ऐसी रिएक्शन और ऐसी जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उसे लगा ही नहीं था कि सोल रीपर्स ऐसे भी होते हैं और इस समय से ही इचिन और मसाकी एक अच्छे अटैचमेंट में आ चुके थे और यहाँ पर रियुगेन और कातागिरी भी ये सब नजारा ऊपर से देख रहे थे। वो दोनों मसाकी की सेफ्टी के लिए आए थे, पर अब इसका कोई जरूरत नहीं। मसाकी को अभी सोल रीपर से कोई भी खतरा नहीं है और अब यहाँ पर आइजेन और उसकी टीम अपने सीक्रेट लैब पर आ गई थी। तोशिन अब बहुत ही जरा गुस्से में था क्योंकि आज भी वो अपने इस मिशन में फेल हो गए। उन्होंने बहुत मेहनत से एक होलो बनाया था जो अपने टारगेट को सिलेक्ट करके उसे होलो में बदल सकता है, पर उसने भी एक सोल रीपर को काटने के बजाय एक क्वींसी को काट लिया। ये सब सोच कर ही इनका दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि अब वो सब होलोफिकेशन के एक्सपेरिमेंट में आगे नहीं बढ़ सकते। पर तभी आइजेन इन्हें तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम लोग इस बात पर ज्यादा टेंशन मत लो। एक मरे हुए सोल रीपर के होलो ने एक क्वींसी को अपना टारगेट चुना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज होगा। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि इसके आगे आखिर होगा क्या।
अब सीन सोल सोसाइटी के कैप्टन मीटिंग पर शिफ्ट होती है, जहाँ पर हेड कैप्टन यामामोतो ने इचिन को पनिशमेंट देने के लिए बुलाया था, क्योंकि इचिन बिना ऑर्डर के नाकुमी टाउन पर चला गया। पर नियम तोड़ने के बाद भी हेड कैप्टन यामामोतो इचिन को माफ कर देते हैं, क्योंकि इचिन की वजह से ही आज इंसानी दुनिया एक बड़े खतरे से बच गया। पर फिर भी इचिन यामामोतो से पूछते हैं कि इचिन, उस होलो को छोड़ के क्या तुम्हारे पास और कोई रिपोर्ट है जो तुम्हें देना चाहिए? असलियत में अभी तक इचिन ने हेड कैप्टन को मसाकी के बारे में नहीं बताया, उसने सिर्फ होलो के बारे में ही रिपोर्ट दी है, ये नहीं कि उसके साथ एक क्विंसी भी थी, क्योंकि अगर वो यहाँ पर क्विंसी के बारे में बता देता तो मसाकी की जान खतरे में आ सकती थी। यहाँ पर हम मसाकी को देखते हैं जो क्लास करते हुए इचिन के बारे में ही सोच रही थी। उसे इचिन की चिंता हो रही है कि आखिर इचिन इस वक्त किस हाल में होगा, और यहाँ पर इचिन भी सोल सोसाइटी में मसाकी की यादों में डूबा हुआ था। ये दोनों ही अब अनजाने में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसीलिए इचिन मसाकी से दोबारा बात करने का डिसाइड करता है। यहाँ पर इंसानी दुनिया में मसाकी अपने क्लासमेट्स के साथ अपने घर जा रही थी, पर तभी अचानक से उसके फेस पर एक डार्क एनर्जी फैलने लगती है, जिससे मसाकी बेहोश होने वाली थी। पर तभी उसके एक बंदे के साथ टकराव हो जाती है। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि उराहारा था। मसाकी के टकराव से उराहारा तुरंत उसके बॉडी से एक बहुत ही घातक स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर पाता है, जिसे सेंस करके ही वो समझ गया था कि जरूर इस लड़की के साथ कुछ जोल है। और यहाँ पर जब मसाकी रियुगेन के घर पहुंच जाती है, तब इजुमी उसे रोक के बहुत ही रूडली क्वेश्चन करने लगती है कि मसाकी, तुम कल रात कहाँ गई थी और कल के तुम्हारे कपड़ों में खून कैसे था? असलियत में इजुमी को पता चल गया था कि मसाकी कल रात एक सोल रिपर को बचाने गई थी एक होलो से। मसाकी भी डरते हुए झूठ बोल के इस बात को भुलाने की कोशिश करती है, पर इजुमी जानती थी कि ये सच है। रियुगेन भी समझ चुका था कि उसके माँ को ये सब बात बताने वाली कातागिरी है, इसीलिए वो गुस्से से उसके पास जाता है। कातागिरी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी माँ से ये सब कुछ भी नहीं बोलोगे। सब कुछ ठीक हो चुका है तो तुम इसे क्यों बिगाड़ रही हो? पर कातागिरी इस पे कहती है कि अभी तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मसाकी को होलो ने काट लिया है, जो घाव अभी भी उसके बॉडी पर है, और अगर जल्दी मसाकी को रियुगेन के फादर की क्विंसी ट्रीटमेंट नहीं मिली तो वो सब चाहकर भी मसाकी को नहीं बचा पाएंगे। रियुगेन को ये सब बात बकवास लगता है, पर तभी यहाँ पर मसाकी बात करते हुए बेहोश हो गई थी, क्योंकि उसके बॉडी पर फिर से वही डार्क एनर्जी हावी होने लगती है। रियुगेन तुरंत उसे आके संभालता है, और तभी हम देखते हैं कि मसाकी के चेस्ट पर वही होलो होल बन चुका था। ये देखकर रियुगेन बहुत घबरा गया था। इजुमी ये देखकर रियुगेन को तुरंत मसाकी से दूर हटने को कहती है, क्योंकि हो सकता है इसमें बहुत खतरा हो। पर रियुगेन तो मसाकी को लेकर तुरंत अपने फादर के पास निकल पड़ता है। इजुमी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर रियुगेन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। यहाँ पर मसाकी का होल धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, जो देखकर रियुगेन खुद को ही ब्लेम करने लगता है कि आखिर उसने मसाकी को क्यों जाने दिया, आखिर वो उस लड़ाई के बीच में क्यों नहीं आया। अगर वो उस टाइम उस होलो को रोक लेता तो आज ये सब कभी भी नहीं होता। वो ये सब बात सोच के जा ही रहा था कि तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा होलो टूट पड़ता है, जिससे शायद ही रियुगेन बच पाता। पर तभी एन मौके पर यहाँ पर इचिन आके इस होलो को मार देता है, और आते ही उसकी नजर मसाकी पर जाती है, जो कि बेहोश थी। ये देखकर इचिन बहुत घबरा गया था, क्योंकि वो तो मसाकी से बात करने आया था, पर वो बेहोश कैसे हो गई। इचिन को यहाँ देखकर रियुगेन उसके ऊपर बहुत भड़क जाता है, क्योंकि मसाकी के इस हाल का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इचिन है। अगर कल रात मसाकी उसे उस होलो से बचाने ना जाती तो आज उसका यह हाल होता ही ना। उसने अपने क्विंसी रूल को तोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ एक सोल रिपर को बचाने के लिए, जो सोल रिपर्स क्विंसी के दुश्मन है। रियुगेन के एक्सप्रेशन और उसके बातों को सुनकर ये साफ पता चल रहा था कि आखिर वो मसाकी की कितनी केयर कर रहा है। इचिन भी खुद को बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि ये सब उसके वजह से ही हुआ है। पर तभी यहाँ पर उराहारा आ जाता है। तुम दोनों शांत हो जाओ, बहस करने का वक्त नहीं है। अगर इस लड़की को हिफाजत देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे साथ आओ। अब हमें मसाकी के इनर वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मसाकी खुद को बहुत ही रिलैक्स फील कर रही थी, अकेलापन और गहरे अंधेरे के साथ। मसाकी को एहसास हो रहा था कि कोई उसे अपने पास खींच रहा है, मानो जैसे उसको मसाकी की बहुत जरूरत हो। और मसाकी को जो अपने पास खींच रहा था असलियत में वो एक बहुत बड़ा होलो है, जो कि मसाकी के सोल को निगलना चाहता है। अब यहाँ पर उराहारा इन तीनों को अपने साथ अपने शॉप पर ले आया था। अब इचिन उराहारा से पूछता है कि तुम कौन हो और आखिर क्या तुम्हें इसका इलाज पता है। उराहारा भी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम किसुके उराहारा है, मैं पहले सोल सोसाइटी में था पर मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। ये सुनकर ही इचिन उराहारा को पहचान जाता है। भले ही उसने पहले उराहारा को नहीं देखा है, लेकिन उसने सोल सोसाइटी में उसकी काफी बात सुनी थी। यही पर गाइस हमें और एक बात भी क्लियर हो गई। ये जो इंसिडेंट था वो आइजेन के होलोफिकेशन के मिशन को अंजाम देने के बाद का है, क्योंकि जिस टाइम आइजेन ने हिराकू के साथ उसके साथियों को होलोफिकेशन में बदल दिया था, उसी टाइम में ही सोल सोसाइटी ने किसुके उराहारा के साथ हिराकू के सभी साथियों को सोल सोसाइटी से निकाल दिया था। और अगर अब उराहारा इंसानी दुनिया में है तो इसका मतलब साफ निकलता है कि सोल सोसाइटी में उराहारा और हिराकू के टीम के साथ हुए इंसिडेंट के बहुत बाद इचिन स्क्वाड 10 का कैप्टन बना है। और अगर आप सभी इस थ्योरी को मान के चले तो उराहारा और हिराकू के सभी टीम मेंबर्स इचिन से लगभग 200-300 साल ज्यादा बड़े होंगे। खैर थ्योरी की बात तो बहुत हो गई, वापस लौटते हैं स्टोरी में। उराहारा अब क्लियर करता है कि मैं मसाकी को ठीक करने की कोशिश तो कर सकता हूँ, पर उसे पहले जैसा नहीं कर सकता, क्योंकि मसाकी अब होलोफिकेशन के कंडीशन में है। होलोफिकेशन तब होता है जब होलो की सोल दूसरे की सोल में डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस से सोल और बॉडी की बाउंड्रीज टूट जाती है, जिससे वो बॉडी एक मॉन्स्टर में बदलने लगती है। होलोफिकेशन एक अनकंट्रोलेबल टेक्नोलॉजी है जिसे रोका नहीं जा सकता। उराहारा की ये
बात सुनकर रियोगेन और इचिन घबरा गए थे। वो दोनों ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर वो मसाकी को कैसे बचाए। इन दोनों के उतरती हुई फेस को देखकर उराहारा इनसे कहता है, शायद तुम दोनों ने मेरी बातों पर गौर नहीं किया। मैंने कहा था कि मैं मसाकी को बचाने की कोशिश कर सकता हूँ, पर उसे पहले जैसा नहीं कर सकता। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं मसाकी को नहीं बचा पाऊंगा। मेरे 100 साल के रिसर्च के बाद मुझे इसे रोकने का सिर्फ एक लौता तरीका मिला है। मसाकी के बॉडी पर अभी 2 सोल है जो कि उसके बॉडी के बाउंड्री को तोड़ चुका है। ये दोनों सोल ही अभी अनबैलेंस स्थिति में है। लेकिन अगर हम मसाकी के बॉडी पर और एक बराबर की ताकत जोड़ दे तो वो बराबर की ताकत उसके बॉडी पर एक फोर्स की तरह काम करेगी, जो कि उन दोनों अनबैलेंस सोल में से एक सोल को बैलेंस में रखेगी, जिससे वो फोर्स होलो के पावर को वही दबा देगा और ये फोर्स यानी ये पावर मरते दम तक मसाकी के साथ ही रहेगी। फिर उराहारा और एक बात को क्लियर करता है कि मसाकी को बचाने के लिए जो बराबर की पावर की जरूरत होगी वो पावर एक क्वींसी नहीं दे सकता, बल्कि वो पावर सिर्फ एक सोल रिपर ही दे सकता है, क्योंकि मसाकी अभी एक क्वींसी और होलो के हाइब्रिड फॉर्म में है। उसे काउंटर करने के लिए उन्हें एक सोल रिपर के साथ एक इंसान की भी जरूरत है, पर ये दोनों एक ही बॉडी पर होना चाहिए और ये पॉसिबल होगा उराहारा के एक स्पेशल गीगाय से। इस गीगाय में किसी सोल को डालने के बाद वो सोल सील हो जाती है तो उसका बॉडी हूबहू एक इंसान की तरह बन जाएगा, पर उसका सोल एक सोल रिपर का ही रहेगा। इस गीगाय को इस्तेमाल करने के बाद वो शख्स इंसान और सोल रिपर के हाइब्रिड फॉर्म में आ जाएगा। पर यहाँ पर एक दिक्कत की बात है, जो भी सोल रिपर इस गीगाय का इस्तेमाल करेगा वो अपने सोल रिपर पावर्स को खो देगा, साथ ही साथ वो होलोस को भी नहीं देख पाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि वो सोल रिपर कभी भी दोबारा सोल रिपर बन ही ना पाए। इसका मतलब साफ है, इस प्रोसेस को करने से उस बंदे का सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होगा। अब मामला काफी गंभीर हो चुका था। रियोगेन के क्वींसी होने की वजह से अब उसका कोई काम नहीं। सोल रिपर होने के नाते सिर्फ इचिन ही है जो मसाकी को बचा सकता है, पर रियोगेन को ये बात अच्छी तरीके से पता था कि इचिन उसकी मदद हरगिज नहीं करेगा। उसके हिसाब से आखिर एक सोल रिपर एक क्वींसी की मदद क्यों करेगा जबकि वो सब दुश्मन है। लिटरली रियोगेन ये सब सोचकर पैनिक हो रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर वो मसाकी को कैसे बचाए। पर तभी इचिन कहता है कि मैं इस प्रोसेस को करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर खुद उराहारा और रियोगेन भी चौंक गए थे। उराहारा पूछता है कि इचिन तुम होश में तो हो ना? इस प्रोसेस को करने के बाद तुम अपने सोल रिपर पावर्स को खो दोगे, अपने कैप्टन के पोस्ट से निकल जाओगे तुम। मैं अपने होशो हवास में ही कह रहा हूँ, मैं ये जोखिम उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। अगर बात ड्यूटी की है तो मैं सोल सोसाइटी से रिटायर ले लूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़की एक क्वींसी है। इस लड़की ने मेरी जान बचाई थी तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं भी उसकी जान बचाऊं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। इचिन की बातों को सुनकर रियोगेन मानो जैसे थमसा गया है। उसने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक सोल रिपर उनकी मदद करेगा। अब उराहारा भी अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर हम फिर से मसाकी के इनर वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ पर ये होलो लगभग मसाकी को खाने ही वाला था, पर तभी एन मौके पर यहाँ पर इचिन आके उससे बचा लेता है। यानी उराहारा ने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है। मसाकी भी अचानक से यहाँ पर इचिन को देखकर चौंकी हुई थी और इचिन अपने गेत्सु गाटेंसु के एक ही अटैक से इस होलो को भी निपटा देता है, जिससे असली दुनिया में मसाकी को होश आ गया था। मसाकी को तो ये सब सपने जैसा लग रहा था, जो सपनों में ही इचिन पर लट्टू थी। जो भी हो, इन दोनों ने मसाकी की जान बचा ली। अगर नहीं बचाते तो शायद आज ब्लिच सीरीज इतने आगे तक होता ही ना। और अब यहाँ पर रियोगेन उदास होकर बारिश में भीगते हुए अपने घर जा रहा था। तभी उसके आगे कातागिरी आ जाती है, पर रियोगेन उसे अनदेखा करके जाने लगता है। फिर भी कातागिरी रियोगेन से पूछती है कि क्या रियोगेन मसाकी को उस सोल रिपर के पास छोड़ के आया। रियोगेन कहता है कि हाँ, मैं मसाकी को उस सोल रिपर के पास छोड़ के आया हूँ, तो जाओ जाके मेरी माँ को बता दो कि उनका बेटा रियोगेन क्वींसीज की हिफाजत के लायक नहीं है। पर कातागिरी रियोगेन को यहाँ अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहती। वो इमोशनल होकर रियोगेन से कहती है कि मास्टर रियोगेन, क्या आप ये बात भूल गए? मेरी पूरी जिंदगी आपकी हिफाजत के लिए है। पहले दिन से ही मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी थी। आप जब दुखी होते हो तो मेरा दिल एक टूटे हुए शीशे की तरह टूट के बिखर जाती है। अगर मुझसे गलती हुई है तो आप मुझे कुछ भी सजा दे सकते हैं। कातागिरी की ये सब बात सुनकर रियोगेन एकदम शांत हो गया था, क्योंकि इनडायरेक्टली कातागिरी अपनी दिल की बात रियोगेन से बोल रही थी। और अब इस इंसिडेंट को हुए कुछ समय बीत गए थे। इचिन ने उराहारा की मदद से अपना खुद का एक छोटा क्लिनिक खोल लिया था, क्योंकि उसे मेडिकल स्किल्स आती थी। और मसाकी ने भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, जो कि अब से इचिन के साथ ही उसके घर में रहती है। ये दोनों ही अब एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल गए थे। दोनों साथ बैठकर ही खाना खाते, फालतू की बातें करते और मूवीज भी देखते। इचिन अपने सोल रिपर वाले लाइफ को छोड़ने के बाद भी अपनी इसी लाइफ में खुश था, क्योंकि मसाकी उसके लिए एक सूरज की किरण की तरह थी, जिसने उसके अंदर के अंधेरे को पूरा मिटा दिया। और ऐसे ही कुछ टाइम बाद इन दोनों ने शादी कर ली, जिसके बाद इचिगो पैदा हुआ। और उसका इस दुनिया में आने के बाद रुके के साथ उसका कांटेक्ट हुआ, जिससे इचिगो की सोल रिपर पावर्स जागी। उराहारा और हिरोइची के साथ ट्रेनिंग करके इचिगो को अपनी बांखाई मिली, और सोल सोसाइटी में होने वाली लड़ाई की वजह से इचिगो
इचिगो के अंदर का होलो जागने लगा, जिसकी वजह से इचिन की वो फोर्स एनर्जी कमजोर पड़ने लगी। इसीलिए उस होलो और उस गिगाए से इचिन का कनेक्शन टूटने लगा, जिसकी वजह से पूरे 20 सालों के बाद इचिन फिर से अपने सोल रीपर फॉर्म में आ पाया है। इचिन ने अब सब राज की बात इचिगो के सामने क्लियर कर दी थी, जो कि इचिगो को जानने का हक था। पर और एक बात भी है जो इचिगो को हरगिज जानना ही चाहिए। ये बात मसाकी यानी इचिगो के माँ के मौत के बारे में था। आज से ठीक 9 साल पहले इचिगो की माँ की मौत हुई थी, पर असलियत में मसाकी उस दिन मरने वाली नहीं थी। एक क्वींसी होने के नाते मसाकी की डिफेंसिव टेक्निक ब्लूड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो उस दिन आसानी से ग्रैंड फिशर को हरा सकती थी बिना खुद को एक भी खरोच पहुंचाए। पर जब उसने अपने ब्लूड को एक्टिव किया, अचानक से उसकी पावर गायब हो गई, जिससे वो खुद को डिफेंस नहीं कर पाए और उसकी मौत हो गई। ये सुनकर इचिगो हैरान हो गया था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर उसके माँ की पावर अचानक से कैसे गायब हो सकती है। तो इस पे इचिन क्लियर करता है कि इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ क्वींसी किंग योहाबा है। योहाबा जो सारे क्वींसीज का फादर है, उसी का खून ही सभी क्वींसीज के रगों में दौड़ता है। इसीलिए वो जब चाहे बाकी क्वींसीज के पावर को छीन सकता है। आज से ठीक 900 साल पहले क्वींसी किंग यानी योहाबा होश में आया था। 90 सालों के बाद उसका दिमाग चालू हुआ और 9 साल बाद उसकी ताकत वापस आई। उसी दिन योहाबा ने सभी क्वींसीज के पावर्स को वापस ले लिया, जो कि उसे लगा कि बेकार है। ये टाइम उस दिन का था जिस दिन तुम्हारी माँ ग्रैंड फिशर के साथ भिड़ रही थी। जब योहाबा ने अपनी पावर्स को वापस ले लिया, तब तुम्हारी माँ की ताकत भी चली गई, जिसका अंजाम ये निकला। और ठीक उसी दिन इचिडा यानी रियुगेन की वाइफ कातागिरी की भी मौत हो गई। और हमें ये बात भी क्लियर हो गई कि बाद में रियुगेन की शादी कातागिरी के साथ ही हुई थी। खैर, अब असलियत को जान के इचिगो बहुत ही ज्यादा रेज मूड में आ चुका था, क्योंकि अब उसे पता चल गया कि उसके माँ का असली कातिल कौन है, जिसका बदला तो वो हरगिज लेकर ही रहेगा। इचिगो अब इचिन को थैंक्स बोल के यहाँ से जाने ही वाला था, पर तभी उसके सामने उनागिया आ जाती है, जो कि इचिगो को उसका सोल बैज लौटाने आई थी। इचिगो भी अपने सोल बैज को लेके उनागिया को थैंक्स कहता है और अब वो अपने पूरी गुस्से से अपने मंजिल की तरफ निकलने के लिए रेडी था। तो ब्लीच का ये फारू पार्ट यहीं पर खत्म होता है। आप सभी को आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और हो सके तो आप सभी अपने एनी एक्सप्लेन भाई को सब्सक्राइब करके उसे थोड़ा ऊपर ले जाओ। थैंक्स फॉर सपोर्ट।